आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का एक सरकारी अस्पताल जिसकी दीवारों के पीछे चल रही है एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही केस सीबीआई के हाथ जाता है तुरंत ही रातों रात एक भीड़ आती है, ट्रक भर के गुंडे आते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और भाग जाते हैं। कहा गया कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी। क्यों कोशिश हो रही थी और इस अस्पताल की दीवार के पीछे ऐसी क्या चीजें चल रही थी कि दावा किया गया कि सबूत मिटाने के लिए बाकायदा ट्रक भरकर गुंडे भेजे गए। पहली चीज, डिकोडिंग क्राइम में आज बात करेंगे इस अस्पताल के प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल साहब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, रहस्यमयी हैं। जितना रहस्यमयी अस्पताल है उससे रहस्यमयी ज्यादा ये खुद प्रिंसिपल साहब हैं। इनकी बार बार पोस्टिंग हो जाती है लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ने को ये तैयार कतई नहीं होते। क्यों नहीं होते उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कोलकाता पुलिस कमिश्नर के बारे में। कल आपने बयान सुना जब हम वीडियो बना रहे थे, हमने आपको कहा भी कि किस कदर कोलकाता पुलिस कमिश्नर गुस्से में हैं और बता रहे हैं कि सीबीआई की वो मदद तो जरूर करेंगे लेकिन जो उनका रवैया था बताने का वो अपने आप में दिखा रहा था कितना ज्यादा उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। जब आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करने आ ही रहे थे, कुछ देर पहले ही कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन हमारा सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने से पहले यही था कि जब आपके हाथ से ही केस निकल चुका है तो भैया आप किस बात की सफाई दे रहे हैं, क्यों आपको आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। और जो मेरा खुद का सवाल है कोलकाता पुलिस से, देखिए हम क्राइम चैनल है, हमारे पास तमाम तरीके की सीसीटीवी फुटेज भी आ जाते हैं और पुलिस के सूत्रों द्वारा ही हमें फुटेज दिलवाए जाते हैं। कोलकाता पुलिस ने जिस तरीके से दावा किया कि रात के तकरीबन 4 बजे के आसपास जो संजय रॉय है वो अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है और उसकी जब वो अंदर जाता है तो उसकी गले पे एक नेक बैंड ब्लूटूथ डिवाइस होता है जो लाश के पास ही मिलता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके नेक बैंड पर ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था। अब ये सारी चीजें हम पुलिस वालों की मान रहे हैं, बल्कि अब तक कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कभी भी किसी भी मीडिया हाउस को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्या उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो अब तक बाहर नहीं आ पाई है या फिर पर्दे के पीछे से कोई चाहता ही नहीं कि सीसीटीवी फुटेज में जितने भी लोग हैं वो सामने आ पाए। एक थ्योरी ये भी है मेरे पास। थ्योरी मेरे पास एक अलग हटकर ही मेरा खुद का मानना है कि जिस तरीके से उस कमरे को तोड़ा गया, सेमिनार के बगल के वाले कमरे को तोड़ा गया, उसके पीछे की जो असल कहानी हो सकती है, ये महज एक थ्योरी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा आपको ये भी कि इस जब ये केस जज साहब के सामने जो कोलकाता हाई कोर्ट है, जज साहब इसको कहते हैं कि सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए, बहस चल रही थी दो वकीलों के बीच में। और इस बहस में जो ममता सरकार है, जो बंगाल की सरकार है, उनके वकील का कहना था कि जज साहब हमें मोहलत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाद हम इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। तो वहीं दूसरे वकील जो उनका यह कहना था कि अगले 7 दिन के अंदर सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। यहां तक कि जो दूसरे पक्ष के वकील थे उनका यह भी कहना था कि जो कमिश्नर साहब हैं इन पर, इनकी कार्रवाई पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना इसलिए बनता है क्योंकि जब ये बंगाल की सीआईडी के जब हेड कर रहे थे उस वक्त भी इनके पास एक ऐसा केस आया था जिन्होंने इसको बहुत ही बुरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके, जिसमें से लगभग 11 आरोपी अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 9 को अब रिहा कर दिया गया है, 2 आरोपी ही अरेस्ट हो पाए हैं। और जिस तरीके से जो झगड़ा हुआ और कमिश्नर और पुलिस पर सवाल उठाए गए, उसके बाद जज साहब फौरन ही इस केस को उठाकर कोलकाता पुलिस से छीनकर सीबीआई को दे देते हैं। और जिस वक्त जब जज साहब सीबीआई को सौंपते हैं उसके ठीक रात को एक भीड़ आती है और भीड़ अस्पताल के अंदर घुसती है और तमाम जगह पर तोड़फोड़ मचाती है। पहले कहा गया कि उन्होंने अस्पताल में जो एविडेंस हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन जो कोलकाता पुलिस है उसके बाद वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है और तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेती है। लेकिन उनसे वहां पे भी एक चूक हुई है। क्या चूक हुई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वापस आते हैं अपने केस में और बात करते हैं कि कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज इतना रहस्यमयी है और उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। देखिए, प्रिंसिपल के बारे में हमने कल भी आपको बताया था कि जब मिस्टर घोष मीडिया के सामने आते हैं तो मीडिया उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुंह बनाकर, यूं कहें कि थोड़ा सा चिढ़ा हुआ सा फेस बनाकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं डीन साहब पर। साथ ही साथ जो
लोग उन्हें जानते हैं वो भी कई तरीके के आरोप उन पर लगाते हैं, जिसमें से कल हमने आपको सुनवाया था कि जो उसी कॉलेज के एक्स जो सुपरिटेंडेंट रह चुके थे अख्तर अली, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो पैसा लेकर लोगों का एडमिशन कराते हैं, साथ ही साथ सीट में कैसी हेराफेरी करते हैं, डिपार्टमेंट में किस तरीके से हेराफेरी होती है, एक तरीके से घूसखोरी करते हैं, और तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। साथ ही उन पर कुछ लोगों ने ड्रग्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल ये आरोप अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे आरोप उन पर लगे। पर अब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उनके दो पड़ोसी सामने आ गए हैं। जब मीडिया पहुंचती है उनके पास, उनसे सवाल करती है, तो वो बताते हैं कि जो डीन साहब हैं वो किस तरीके से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे। और एक ने तो ये भी कह दिया कि इनकी एक नहीं दो बीवी थी। आप पहले उन दोनों की सुनिए। उनमें से एक जो पड़ोसी हैं उनका नाम है दुलाल चंद्र और एक है मेहर चक्रवर्ती। आप सबसे पहले सुनिए कि पड़ोसी डीन साहब को लेकर क्या कह रहे हैं। ওখানে একজন ভদ্রমহিলা, বিবাহিত মহিলা, তার 13-14 দিনের বাচ্চা, সেই অবস্থায় তার হাজবেন্ড মিস্টার এস ঘোষ সে নাকি লাথি মেরেছে। লাথি মেরে ভদ্রমহিলার যে অপারেশনের ওই জায়গাটা চিড়ে টিড়ে গেছিল, তো ভদ্রমহিলাকে বেরোতে দিচ্ছে না। তখন আমরা এসে পাড়ার ছেলেপুলে নিয়ে এসে ভদ্রমহিলাকে বার করলাম, এবং ভদ্রমহিলা কোনো কাপড় চোপড় নিতে পারেনি, শুধু নাইটি পরে বেরিয়ে এসছে। এখন এর তো স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিল না। আমরা যেটা শুনি যে ও তৃতীয় বিয়ে করে এখানে যখন আসলো, তখন এই বউটা যখন বাচ্চা হয়ে বাড়ি আসলো, তারপরে তার সাথে অত্যাচার শুরু করলো। বাচ্চাটার প্রায় 13-14 দিন বয়স। সেই সময় ওই মহিলা ডাক্তার, উনিও ডাক্তার, এনআরএস এর সম্ভবত ডাক্তার, ওনার পেটে লাথি মারে এবং সেলাই ফেটে যায়। तो जैसे आपने सुना कि जो आरोपी संजय रॉय है, जिसे इस पूरे केस में पकड़ा गया है, कोलकाता केस में, उस पर आरोप लगे कि उसकी 4 बीवियां, वो अपनी 3 बीवियों को प्रताड़ित करता था। आखिरी जो उसकी चौथी बीवी थी उसकी कैंसर से मौत हो गई। ठीक उसी तरह जो डीन साहब हैं, मिस्टर घोष हैं, उन पर भी जो उनके नेबर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये भी अपनी पत्नी को पीटते थे। इनका भी जो स्वभाव है ठीक नहीं था। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब डीन सर का ट्रांसफ़र किया गया तो वो उस कॉलेज में क्यों नहीं गए। दरअसल यहाँ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से उन्हें कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में कहा गया कि आप यहाँ से इस्तीफा दीजिए, हम आपका ट्रांसफ़र करते हैं, आप वहाँ पर जाइए। लेकिन जैसे इनके पास ट्रांसफ़र लेटर आया और कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के बच्चों को पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें ये शख्स यहाँ पर नहीं चाहिए। अब क्या रीज़न है, उसके पीछे की कहानी खंगाली जाएगी। लेकिन पहले तौर पर जो साफ तौर पर नज़र आता है, तो शायद बच्चों में इसी बात का रोष होगा कि जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक वारदात घट गई, तो उनको वही डर समाया होगा कि एक डीन थे जिन्हें वो पूरा कॉलेज देखना चाहिए था, उनके हाथों में पूरी सत्ता थी, उनको नज़र रखनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई। तो इसी वजह से जो वहाँ के बच्चे हैं, हो सकता है वो डरे हों। एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं अच्छा लग रहा हो कि इस तरीके का डीन, जिसके रहते हुए एक ऐसी वारदात हुई, वो अब हमारे कॉलेज में आए, तो इसलिए मना कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी इनका 2 बार ट्रांसफ़र हुआ है। साल 2021 की बात है, जब ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आए थे, तब से लगातार डटे हुए हैं। उसके बाद इनका एक बार ट्रांसफ़र होता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ट्रांसफ़र महज 48 घंटे के लिए ही होता है। जनरली आप ट्रांसफ़र किसी का करते हैं तो एक जगह से वो जगह दूसरी जगह जाता है, लंबा टाइम बिताता है, फिर किसी और जगह ट्रांसफ़र होता है। सरकारी नौकरी में अक्सर ट्रांसफ़र की जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। लेकिन इनका जो मिस्टर घोष हैं, जो यहाँ के डीन रह चुके हैं, उनका ममता सरकारियों का है कि ममता बनर्जी के साथ खास संबंध बताया जा रहा है, उनकी पार्टी के साथ खास संबंध बताया जा रहा है। और बार बार हमने आपको ये भी कल भी बताया था कि वो रसूखदार पार्टी से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, और इसी वजह से इनका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होता। पहली दफ़ा जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो महज 48 घंटे के लिए हुआ, और दूसरी बार जब बच्चों ने बोला कि ये डीन सही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से चीज़ें कही थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज़ें निकल कर आई, तब इनका जब ट्रांसफ़र किया गया था तो वो बस 1 महीने के लिए हुआ। यानी पहली बार ये जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो 48 घंटे हो गए, और दूसरी बार जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो 1 महीने के लिए हुआ। और ये बार बार घूम घूम कर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यही डीन क्यों बार बार ये इसी कॉलेज में आना क्यों चाह रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई मकसद है, क्या वजह है कि इनको बार बार इसी कॉलेज में रखा जा रहा है। ये एक जांच का विषय है और इस पर भी पूछताछ होनी चाहिए। अब हमने डीन सर की बात कर ली, तो ऐसे में अब कमिश्नर पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जो कोलकाता पुलिस है उन पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं।
लगातार क्राइम तक आपको हर खबर से अपडेट भी कर रहा है। तो अब जो कोलकाता पुलिस है वो कैसे सवालों के घेरे में है। कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा और उसका जो नतीजा है वो क्या निकल कर आया और क्या मकसद था सीबीआई को केस दिए जाने के बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। देखिए, मैं आपसे ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये बेभत्स वारदात हुई है, ख़ासतौर पे एक अस्पताल के अंदर, डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है। जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपकी जान पर बनी होती है, तो यही डॉक्टर्स आपकी जान बचाते हैं। अब किसी डॉक्टर के साथ ही अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं तो ये अपने आप में सिर झुकाकर शर्म करने की बात है। और एक महिला डॉक्टर के साथ जो चीज़ें हुई हैं, वो जो चीज़ें आपके सामने अब तक बताई जा रही हैं, बिल्कुल साफ दिख रही होंगी कि भैया एक बंदा आता है और ये सारी चीज़ें करके चले जाता है। लेकिन जब हम इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी। एक सुमित्रा विश्वास करके एक जो केस था 2001 का, जिसमें पता लगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उसके परिवार का ये दावा भी था कि बाकायदा इस कॉलेज के अंदर एक सेक्स रैकेट चलाया जाता है। और जो ब्लू फिल्म्स होती हैं उस कॉलेज के अंदर बनाई जाती हैं। 2001 की बात है ये, और ये 2024 में हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की सवाल उठाए जाने चाहिए। अब जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोलकाता पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज है। दूसरे केसेस में अक्सर ये होता है कि सीसीटीवी फुटेज बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं दिया है। अब जो मेरी थ्योरी कहती है, जो मेरा खुद का मानना है कि कोलकाता पुलिस सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार नहीं है। कोलकाता पुलिस का बार बार कहना है कि संजय रॉय अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि जो बगल की दीवार है, उस सेमिनार हॉल की बगल की दीवार है, उसे तोड़ दी जाती है। मैं अपनी थ्योरी पे आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा मेरी थ्योरी है जो मुझे लगता है कि अंदर क्या चीज़ें हुई होंगी। जैसे ही मामला सीबीआई को जाता है, भीड़ आती है और भीड़ पूरे अस्पताल को तोड़फोड़ कर देती है। जो डॉक्टर्स थे अपनी जान बचाने को भाग रहे होते हैं। अब याद रखिए, यहाँ पर जो विक्टिम कौन है? डॉक्टर हैं। विक्टिम कौन है? एक अस्पताल के अंदर ऐसी चीजें हो गई हैं। तोड़फोड़ कहाँ हो रही है? उसी अस्पताल के अंदर हो रही हैं। बल्कि भीड़ जो इंसाफ, अगर वो इंसाफ के लिए आए थे, जो मुझे तो नहीं लगता कि इंसाफ के लिए आए थे, क्योंकि उसमें से जो भीड़ थी वो लड़कियों के हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से इमरजेंसी वार्ड अगर नहीं पता हो, जो भीड़ आई थी उनको मैं बता देना चाहता हूं, वहां पर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बड़ी चीजें हो जाए, वो फौरन ही उसको तैयार किया जाता है। वहां पे लोगों की जान बचाई जाती है, वहां पे माओ की जान बचाई जाती है। लेकिन उस भीड़ ने क्या किया? तोड़फोड़ किया, और यहां तक कि जितने भी सबूत हो सकते थे उसे मिटाने की कोशिश की गई हो। अब आता हूं मैं अपनी थ्योरी पे। मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गैंग रेप जैसी वारदात के बारे में बात किया गया और कहा गया कि मल्टीपल टाइम्स पेनिट्रेशन किया गया होगा, और जिस तरीके से मारा गया था वो अपने आप में कोई एक शख्स नहीं कर सकता है। तीसरा, कि जिस तरीके की चोट के निशान है, पुलिस यही नहीं बता पा रही है कि भैया ये हाथ से मारा गया या किसी हथियार से मारा गया। अगर हथियार से मारा गया तो हथियार कहां पर है? और जख्म देना आसान बात नहीं है। एक हड्डी तोड़ दी जाती है एक महिला डॉक्टर की एक ही शख्स के द्वारा, तो इस पर डाउट था। अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखाई दे रहा था, तो इसलिए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अब जो मेरी थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा, सेमिनार हॉल के बगल में दीवार तोड़ दी गई, तो मुझे ये लगता है, शायद मुझे ये लगता है कि सेमिनार हॉल में सिर्फ एक ही दरवाजा नहीं होगा अंदर आने का। वो जो दरवाजे के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे दिख रहे थे, उसमें जो एक शख्स अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है ये इस पे जांच का विषय होना चाहिए, क्या सेमिनार हॉल के अंदर किसी और रास्ते के जरिए भी अंदर आया जा सकता है? क्योंकि अगर जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया कि मल्टीपल लोग थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक ही शख्स अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए ये जो संजय रॉय अंदर जाता है, वापस आ जाता है, और किसी दूसरे कमरे से उस कमरे के अंदर अगर कोई दूसरा शख्स या 3 या 4 शख्स आते हैं, तो ये अपने आप में जांच का विषय है। और क्यों उसके बगल वाले कमरे या कहीं उससे कुछ दूर में जो एक कमरा था उसे तोड़ दिया गया? इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी क्यों थी अस्पताल प्रशासन को कि फौरन ही उस कमरे को तोड़ा जाता है? तो मेरा ये मानना है, ये महज एक थ्योरी हो सकती है, जांच का विषय होना चाहिए। और जो सीबीआई अगर इस पे जांच करे भी, अगर उनका वो तो हमसे अच्छा ही जांच करेंगे। लेकिन हमारा बात, जैसे अभी दीपक ने बोला, उसी के जरिए मैं एक चीज़ छोटी सी बता देती हूँ कि पुलिस ने कल एक बाइट भी दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो डिनाई नहीं करते मल्टीपल या गैंग रेप की बात को। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो डिनाई नहीं करते, और उसमें कोई अगर शामिल है तो हम बिना प्रूफ के, एक ऐसा इंटर्न का नाम नहीं लिया, बट ये बोल दिया कि हम किसी एक नौजवान बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कल पुलिस ने ये भी बोला है।
हाँ, अभी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने ये भी कहा कि देखिए हम सिर्फ और सिर्फ सबूत के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो जो मेरी थ्योरी है, मुझे लगता है कि सेमिनार हॉल में किसी और तरीके से भी शायद अंदर जाया जा सकता है और शायद कई लोग गए भी हों अंदर उस महिला डॉक्टर के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए। अब जब हम कई बच्चों से बात कर रहे थे, तमाम सोशल मीडिया हमने खंगाली भी, तो उसमें कई तरीके के दावे किए गए कि हो सकता है जो लेडी डॉक्टर थी उसने अस्पताल का काला सच पता कर लिया हो, जिस तरीके की चीज़ें बाहर पता लगती हैं। और उसके बाद अस्पताल प्रशासन या जितने भी ये बच्चों का दावा है, या तमाम जितनी भी सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, हम इसका दावा तो नहीं करते, लेकिन जो बातें चल रही हैं हम आप तक ये ज़रूर पहुँचा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया और हर जगह बताई जा रही हैं। कहा गया कि हो सकता है कि ये जो महिला डॉक्टर ऐसी सारी चीज़ें पता लग गई हों और अस्पताल में बड़े रसूखदार वाले जो लोग थे उन्होंने इसे मरवा दिया और कहा संजय से दारू के नशे में चूर था कि जाओ, एक लड़की रखी है सेमिनार हॉल में, तुम्हें जो करना है वो कर लो। जिसके बाद संजय रॉय एक लाश के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, ऐसा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स में दावा किया जा रहा है। बार बार ये चीजें बाहर भी आ रही हैं, बच्चे भी ये सारी चीजें मान रहे हैं। खैर, हम आते हैं अपनी जो बातें हैं, जो पुलिस कमिश्नर है, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि जो पुलिस कमिश्नर हैं गुस्से में है, उन्हें लग रहा है कि वो ऐसा उनका लगता है उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, कि वो कहीं ना कहीं फेल हो गए, इसलिए उनसे केस छीनकर सीबीआई को दे दिया गया। उन्होंने बकायदा कैमरे पे ये भी कहा कि हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे लड़कों ने दिन रात एक कर इस केस को सुलझाने का काम भी किया। अब एक जांच दूसरे एजेंसी को पहुंच चुका है, तो उनकी टीम का सहयोग भी करेंगे। लेकिन जब ये कोर्ट में बातें चल रही थी, इस केस को कोलकाता पुलिस के पास रखना चाहिए या इस केस को सीबीआई को सौंपना चाहिए, जज साहब पूछते हैं। जो डिफेंस या जो ममता बनर्जी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील थे, उनका कहना था कि जज साहब हमें सिर्फ और सिर्फ 7 दिन दीजिए, हम इन्वेस्टिगेट करके ये केस सीबीआई को खुद सौंपने वाले हैं। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के वकील थे, उनका कहना था कि नहीं, हमें आज और अभी इसी वक्त दिया जाए, क्योंकि महज अगले 7 दिनों के अंदर हो सकता है सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए, और जो चीज आप 7 दिन बाद करेंगे उसे अभी आपको तुरंत देने में क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद एक दूसरे वकील और खड़े होते हैं और सीधे तौर पर उंगली उठाते हुए पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि जिस तरीके से एक कामधेनु गैंग रेप हुआ था लगभग कई साल पहले, उस जो केस उसमें 13 साल की एक बच्ची थी, उसकी 2013 में ये पूरा वाकया हुआ था। वो कहीं कॉलेज से आ रही थी या स्कूल से आ रही थी, उसे 2 लड़के मिलते हैं, दोनों लड़के उसे बहला फुसलाकर खेत की ओर ले जाते हैं, उसके साथ बहुत ही बेदर्दी के साथ रेप करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी टांगों को फाड़ दिया जाता है नाभि तक, उसकी आंखों को बाहर निकाल लिया जाता है, उसे गले तक चीर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके बॉडी पार्ट्स में छेद कर उसमें एसिड डालकर उसे गलाने की कोशिश की गई थी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था ये। और इसी केस के बारे में वकील साहब जब जज साहब से बात कर रहे थे, तो हमें लगा कि जब इस केस के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए और आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचानी चाहिए। तो उन वकील ने ये कहा कि इस केस को जो हेड करने वाले, जो जब इस केस को सीआईडी, जो बंगाल की सीआईडी को दिया गया, उसको हेड करने वाले आज के कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं। तब उनकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन ना करने की वजह से कई लोग छूट चुके थे और उस केस को अभी मटिया मेट हो चुका था। माफ कीजिएगा, मैंने आपको शुरुआत में 11 लोग कहे थे, लेकिन मैं अपने आप को सुधारता हूं, 9 लोग थे, जिसमें से लगभग दो मेन आरोपी थे, वो पकड़े जा चुके हैं। और दोनों जो मेन आरोपी हैं, एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। असल में जब 2013 की ये जो बात थी, ये पहले उसे छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करके उसके साथ बड़ी बेरहमी से हत्या कर उसका गला काट कर एसिड डालने की कोशिश कर बड़ी ही बेभत्स तरीके से उस लाश के साथ घिनौनी काम कर छुपाते हैं। जब ये वापस जा रहे होते हैं, तब लड़की का भाई उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और उसने एक लाइन कही। जो दोनों लड़के थे, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने असल में क्या कहा। इन दोनों बच्चों का ये कहना था, जो आरोपी हैं उनका ये कहना था कि खूब मजा आया, आज तो हमारा दिन बन गया। ये ऐसा करते हुए बात करते हुए जा रहे थे और भाई आगे की ओर जा रहा था। भाई को ये नहीं पता था कि उसकी बहन के साथ इन्हीं दोनों लड़कों ने ऐसा काम किया है। वो अपने काम पे निकल जाता है। अगली रोज जब उसे पता लगता है कि जो दोनों लड़के बात कर रहे थे, वो बात उसकी बहन के लिए की जा रही थी। इस केस का किसने हेड किया था? कोलकाता पुलिस के कमिश्नर जो आज के हैं,
वकील साहब ने भी कहा कि इस पुलिस कमिश्नर को वेटिंग लिस्ट में होना चाहिए, ये लायक नहीं है कोलकाता पुलिस कमिश्नर होने के, और तमाम तरीके को उन्होंने दलील दी, जिसके बाद जज साहब ने फौरन ही केस सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई को केस सौंपा, उसके बाद देर रात देखिए क्या हो जाता है, हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है। और जिस तरीके की जो हमारी थ्योरी थी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कई लोग दावा कर रहे हैं कि हो सकता है जो लड़की है इसे जानकारी हो, अस्पताल के कुछ बड़े लोगों ने इसे मार दिया गया हो और संजय रॉय को कहा गया हो कि संजय रॉय जाओ, एक लड़की पड़ी है, तुम्हारी जो मुरादें पूरी कर लो। तो ऐसा दावा किया गया है कई लोगों के द्वारा कि एक लाश के साथ संजय रॉय ने बेवत्स काम किया, इसलिए क्योंकि जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तो उससे ये उसने तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि ठीक है मैंने मारा है, मुझे फांसी दे दीजिए। तो या तो संजय रॉय बहुत कुछ जानता है या कुछ चीजें छुपा रहा है। और जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर है उनका ये कहना है कि किसी भी रैंडमली किसी को पकड़ नहीं सकते हैं जब तक ठोस सबूत ना हो। मतलब कोलकाता पुलिस को पता है कि संजय रॉय के अलावा भी कोई दूसरा तीसरा शख्स है, लेकिन उनके पास ऐसे ठोस सबूत नहीं है। तो दूसरा तीसरा शख्स कौन है इसके बारे में जानना जरूरी है। और आपको यह भी बता दें, जब हम कल रात को इसके बारे में पढ़ रहे थे, जांच बैठा रहे थे या जो जांच कर ही रहे थे, तो हमें पता लगा कि जो सीबीआई है वो कॉलेज के प्रिंसिपल को, पहले उन्होंने बातचीत की, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने सीजो कॉम्प्लेक्स ले गए जहां पे हेडक्वार्टर है सीबीआई का, वहां पे ले जाकर उनसे पूछताछ की। तो इस पूरे केस में जिस सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें और ठोस सबूत जुटाने की जरूरत थी, वो शायद नहीं कर पाए। और यहां तक कि देखिए, मैं अभी वनिता से मैं माइक दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं जो मेरा पर्सनल मानना है। मैं कल से कोलकाता पुलिस के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहा था कि किस तरीके से वो कार्रवाई कर रही हैं। कोलकाता पुलिस को चाहिए था कि वो ऐसे वक्त में अच्छा काम करें, लोगों की बातें सुने। हो ये रहा है कोलकाता पुलिस के द्वारा कि तमाम सोशल मीडिया पे जो भी फोटोज या वीडियोस जा रहे हैं उनको वो फेक जरूर बताने की, देखो भैया आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, गलत चीजें हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस उन्हें कोट करके ये कहती है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, आप सारी चीजें हटा दो, आपके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया जा रहा है। तो कोलकाता पुलिस को अगर इतनी ही तत्परता रहती, इतनी ही जल्दबाजी थी, तो फौरन ही इस केस में ऐसी अच्छी कार्रवाई कर और आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या वो दिक्कतें थी और अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों बाहर नहीं आ पाया है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बहुत कुछ बयां कर सकता है, लेकिन अभी भी हमारे हाथ खाली हैं। अब जैसे कि दीपक ने आपको कामधुनी जो केस हुआ था, एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई थी, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया गया, काटा गया, उसमें तेजाब डालने की कोशिश की गई और उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो सज़ा होती है सिर्फ 2 लोगों को। उनमें से जो बाकी के लोग थे वो बड़े आराम से छूट जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर थे उस वक्त जो इसकी जांच कर रहे थे वो ठीक से जांच नहीं कर पाते। ये चीज़ें आपको दीपक ने बताई कि जब सीबीआई को केस सौंपने की बात चल रही थी कोर्ट में, तब वकील ने इस तरीके का दावा किया और जो जज साहब थे उन्होंने फौरन ही सीबीआई को ये केस सौंप दिया। लेकिन अब भी सवाल वही खड़े हो रहे हैं। स्कूल माफ़ करिएगा, जो कॉलेज प्रशासन है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है और साथ ही साथ जो पुलिस महकमा है, उस पर सबसे हर तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल वही 3-4 सवाल हैं जो एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, जो अस्पताल पर उठ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि क्या जब लड़की, जो महिला डॉक्टर थी, जो लेडी डॉक्टर थी, जब उनकी लाश मिलती है तो क्या पुलिस ने घर वालों को इन्फॉर्म किया था कि आपकी बेटी की मौत हो गई है और एक तरीके से उसे आम मौत बता दी था, यूँ कह दिया था कि हाँ एक सुसाइड है, बच्ची ने खुद ही मौत को गले लगा लिया, या फिर जो अस्पताल का जो प्रशासन है उसने कहा? तो इसको लेकर जब उनके पेरेंट्स से बात की गई, उन लोगों से पूछताछ कीजिए, उनके पिताजी भी हैं, जो लड़की के पिताजी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमें जो अस्पताल के लोग हैं उनने ये सारी चीज़ें बताई। उनने पहले पुलिस का नाम भी लिया था, उनने ये कहा कि जब सारी चीज़ें सामने आई तो हमें अचानक से कॉल आता है और हमें कहा जाता है कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, और ये कहा जाता है कि आम मौत है। जब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या हुआ तो बोला जाता है कि उसने खुद ही मौत का रास्ता चुना। ये सारी चीज़ें कह दी जाती हैं। लेकिन जब लगातार सोशल मीडिया का दबाव बनता है, हर कहीं सवाल पूछे जाते हैं, मीडिया सवाल पूछती है, तब 14 अगस्त को पुलिस बताती है कि देखिए, जो आप लोग ये चीज़ें कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये कहा क्या कि वो एक आम मौत थी, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके पिता तो खुद मना कर रहे हैं। पर आज भी जो उनके पिता हैं वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं
और तो और यहाँ पर दो एक संशय पैदा करता है कि पुलिस ने यह खबर फैलाई या फिर अस्पताल प्रशासन ने। यह अपने आप में एक सवाल है कि कौन है असली गुनहगार, कि पुलिस इस चीज़ को पहले देख रही है कि हाँ भाई एक आम मौत है और उसने पेरेंट्स को बता दिया, या फिर अस्पताल प्रशासन ने भी ये चीज़ की। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वो अपने आप में एक मिस्ट्री है। इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, एक सौमित्रा विश्वास नाम के लड़के का केस। इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो एफआईआर है, जब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, जब पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं, इतना बड़ा केस हो जाता है, अस्पताल में घट जाता है, तो जब एफआईआर लिखी जाती है तो पुलिस ने आखिर उसमें क्या लिखा? क्या उसमें भी कोई लीपापोती की गई? उसमें भी पहले साधारण मौत दिखाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब हो हल्ला काटा गया, बहुत ज़्यादा बवाल मचा, तब उसके बाद पुलिस ने इसे एक रेप या कहें कि गैंग रेप की चीज़ इसमें ऐड की। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जो पुलिस हैं उन्होंने कल ही ये चीज़ क्लियर की है कि उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया गैंग रेप की बात को, पर उनका कहना है कि आगे जांच होगी तभी ये चीज़ें सामने आएंगी कि सिर्फ संजय रॉय शामिल था या कुछ लोग और शामिल थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ें और खड़ी हो जाती हैं, एक सवाल और हो जाता है कि आखिर वही शख्स जो पुलिस के साथ मिला हुआ था वही एक रेपिस्ट कैसे हो गया? वो शख्स जो पुलिस के साथ था, पुलिस के साथ उसका तगड़ा कनेक्शन है, तो क्या पुलिस किसी को बचाना चाह रही है, किसी के दबाव में है, या फिर जो अस्पताल प्रशासन है वो किसी को बचाना चाह रहा है? क्योंकि जो संजय रॉय है वो पुलिस का वॉलंटियर है, उसका अस्पताल में आना जाना है, तो क्या उसके साथ कोई और शख्स भी मिला हुआ है, कोई बड़ा शख्स मिला हुआ है जिसको बचाने के लिए? जो संजय रॉय है उसने जो कर्म किया, जो कांड किया, उसने इतना एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, इसके लिए संजय रॉय को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ा जा रहा है। जैसे दीपक ने कहा कि एक सवाल और बनता है कि क्या सेमिनार हॉल में कोई और दरवाज़ा भी था या आने का कोई दूसरा रास्ता भी था जिसके ज़रिए कोई अंदर घुस सके? तो इस बात की भी पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। हर केसेस में सबसे पहले सीसीटीवी मिल जाता है, पुलिस वाले खुद मीडिया को सौंप देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं मिला है। पुलिस ने जैसा बोला कि एक शख्स को हमने 3:45 बजे के आसपास उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलते देखा, जब सीसीटीवी से मैच किया तो पता लगा वो संजय रॉय है, वो पुलिस की बैरक में सो रहा था, उसको जाकर हम वहाँ से उठा लाए। तो बार बार एक ही लाइन रिपीट हो रही है और कोई बात नहीं बताई गई है। फिलहाल इस बारे में स्टूडेंट से भी बात की जाएगी कि आखिर सेमिनार हॉल में क्या घुसने का कोई दूसरा रास्ता भी था। और जैसे कि आप सभी को पता है किस तरीके से बार बार सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ मचाई जा रही है। सीबीआई को केस मिलते ही कौन ऐसा शख्स है जो इतना उतावला हो गया, जिसने इतने गुंडे भेज दिए जो जाकर तोड़फोड़ करने लगे, लड़कियों के हॉस्टल में घुसने लगे? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। केस अब भी वही है, कोलकाता का गैंग रेप केस, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ बड़ी ही बर्बरता से ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसके शरीरों को नोचा गया, कसोटा गया, उसको तोड़ा गया, उसको पूरी तरीके से एक लाश के साथ बर्बरता की गई। आप यूँ समझिए कि उसकी जो सांसें थी वो रुकने को हो गई थी, उसकी जो उम्मीदें थी वो थम गई थी, उसे पता लग गया था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन इसके बाद भी जो शख्स वहाँ पर मौजूद था, जो संजय रॉय था, वो फिर भी नहीं रुका, वो फिर भी उस महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता करता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आपने देखा। लेकिन भले वारदात वही है, लेकिन सवाल फिर भी अभी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों, किस लिए पुलिस ने इसमें इतनी ढिलाई दिखाई? क्यों पुलिस सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज सामने आई वो अभी तक नहीं दिखा रही? क्यों हॉस्पिटल की कोई भी डिटेल बाहर नहीं आ रही? क्यों सेमिनार रूम से रिलेटेड कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई? और क्यों जो सेमिनार रूम है उसके सामने जो चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें तोड़फोड़ की गई, अचानक रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया अगले ही दिन? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? क्योंकि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसकी हिस्ट्री हमने एक कल भी वीडियो बनाया था सौमित्रा विश्वास को लेकर, आप वो ज़रूर देख सकते हैं क्राइम तक पर। और आज भी मैं आपको छोटी सी डिटेल बता देती हूँ कि 2001 में एक सौमित्रा विश्वास नाम का जो लड़का था वो उसी आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में मरा पाया गया था पंखे से। और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चली तो पुलिस ने उसको भी यही कह दिया कि एक साधारण मौत है, लेकिन जब उसकी मां ने आवाज़ उठाई, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तब अलग ही कहानी निकल कर आई। इस केस को मर्डर का एंगल से देखा गया और तब चीज़ें सामने आई और कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन की गई TNN के द्वारा जिसमें ये चीज़ें सामने आई कि उस अस्पताल के अंदर एक ब्लू फिल्म शूट होती है, डेड बॉडीज़ के साथ गंदा काम किया जाता है, ऐसी न्यूड करके उनको वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मॉर्फ करके किसी और के चेहरे पर लगाकर
लोगों को बदनाम किया जाता है, पैसे ऐंठे जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक मिस्ट्री है, उसके बारे में भी पता करना चाहिए। हर डॉक्टर से पूछताछ होनी चाहिए, डीन से खासकर पूछताछ होनी चाहिए और हर एक एंगल की जांच ज़रूर की जानी चाहिए। तो हर एक शख्स से पूछताछ की जानी चाहिए। संजय रॉय के अलावा क्या कोई और भी शामिल है? क्योंकि कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि एक लेडी इंटर्न पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। द लल्लन टॉप की एक वीडियो में भी इस बात की, एक जो साथी हैं लेडी डॉक्टर के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक इंटर्न से झगड़ा चल रहा था। एक लेडी इंटर्न भी है, कुछ साथियों से झगड़ा हो रहा था, जिस महिला डॉक्टर की हत्या हुई उसका। तो कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई और अब सीबीआई को एक्शन लेते हुए इस केस में फौरन एक एक शख्स से जांच करने के बाद इस केस को सामने लाना चाहिए, सुलझाकर सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने पेश करना चाहिए कि आखिर कब क्या हुआ और उस लेडी डॉक्टर का असली जो अपराधी है, जो आरोपी है, संजय रॉय के अलावा क्या कोई और भी है या सिर्फ इस पूरी वारदात में अकेला संजय रॉय ही शामिल था। फिलहाल इस केस की जो भी अपडेट है हमने अब तक आपको सारी बता दी। आगे जो भी कोई भी ऐसी अपडेट आएगी, कोई भी ऐसी खबर आएगी जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा, वो क्राइम तक आपके लिए ज़रूर लेकर आएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।